जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हाँ, नेता लोगों के सब बच्चे बाहर सीख रहे बाहर, हैं। हाँ, मीडियोकर पर्सन जो एक मिडिल क्लास से आता है और वो एक आईसीएसआई के लेवल तक पहुंचता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे कई बच्चे जो गिव अप कर देते हैं। एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट कि मैं यह कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने ना बोला एंड देन आई लेफ्ट विदाउट रिग्रेट। सो ये 3 दिन पहले मैंने 16 घंटे काम किया है कंटिन्यूस, सो एंड इट डजंट हर्ट मी एट ऑल। अब मैं सीएस बन गया, अब मेरे सामने ऐसी लाइन होगी, ढेरों कंपनियां आएंगी, ढेरों काम आएंगे और मैं 2 साल में एकदम सबसे पावरफुल कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा। सो पास होने के लिए बिल्कुल मत पढ़ाई करो। पास तो आप हो ही जाओगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए, बट अगर कंसेप्ट नहीं समझा और आप पास भी हो गए तो भी आप अच्छे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाओगे। दोस्तों, जब हम 12th पास करते हैं ना, तो हमारे सबके माइंड में एक सवाल होता है कि एक अच्छा करियर चूज करें और उस करियर में सबसे टॉप पे पहुंचे। टॉप का मतलब ये होता है कि पैसा भी बहुत कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाए, है ना, स्टेटस हो। और ये सब करने के लिए आप लोगों ने चुना है एक बहुत अच्छा कोर्स जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप हमेशा विजुलाइज करते हो कि करियर में कुछ ऐसा करे कि बहुत पैसा कमाए लेकिन एक उच्च श्रेणी पे पहुंचे, और वो है आईसीएसआई का प्रेसिडेंट, जो एक बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ी उपाधि होती है। और इसके लिए, यहाँ के लिए मेहनत सब लोग करते हैं, काम करते हैं और आगे जाकर के अपना करियर रुतबा बनाते हैं। मेरे साथ आज ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, बट ये आज इंडिया के तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं उनके एक प्रेरणा स्रोत है ना, एक आइडियल है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं बोलूंगा मैं कहूंगा कि जितने मेंबर्स है उनको अपना आइडियल मानते हैं। और ऐसे में उन्होंने जिस प्रकार से अपनी करियर की शुरुआत करी, किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाया, और वो बहुत कम समय में एक एवरेज स्टूडेंट, मैं क्लियर बोलूंगा एवरेज स्टूडेंट से लेकर वो बने आईसीएसआई के टॉप लेवल के अध्यक्ष, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष। एंड ही इज नन अदर देन सीएस देवेंद्र वसंत देशपांडे। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू तुषार। आपसे आज सारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा कैसे किया, तो कैसा लग रहा पहले तो आप बताइए। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तुषार फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये एक मौका होता है लोगों से बात करने का। मतलब 2022 में मैं प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैंने खुद ने भी बहुत सारा मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह चालू किया, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। सो यू आर माय मीडियम टू टॉक टू स्टूडेंट्स बिकॉज आई हैव सीन यू कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, और जब आप स्टूडेंट है तभी से मैंने आपको देखा है, एंड द वे यू हैव कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स, इट्स रियली अ ग्रेट थिंग टू हैव। एंड आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है टू हैव बिगर पॉडकास्ट एंड टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स। उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बिल्कुल। उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ये आपका जो एक नया प्रयास है उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड I'm really happy to be part of this podcast. Yes. So सर, आपके बारे में ना सब जानते हैं, मतलब आई गेस सोशल मीडिया इतना आग की तरह फैलता है कि आई गेस किसी बच्चे के या मेंबर के माइंड में आपका नाम नहीं होगा, ऐसा हो सकता नहीं। तो आप जो अभी बहुत हाल फिलहाल में 3-4 साल से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर तरफ आपका नाम चलता है, तो आपको कैसा लगता है? मतलब ये प्रेसिडेंट बनने के बाद बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो एक हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नेम फेम, पैसा तो होता रहता है लेकिन नेम फेम होता है, इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? मतलब नहीं, इसमें 2 टाइप का सिचुएशन होता है तुषार, कि एक तो नेम फेम सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगता है, बट उसको कंटिन्यूटी में रखना और अपनी इमेज हमेशा अच्छी रखना, लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव करना, वो कंटिन्यूटी जरूरी है। और वो तभी आती है जब आप वो चीज दिल से कर रहे हो। और मैं हमेशा ही सब, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बनके बहुत चेंज हुआ। जैसे मैं पहले था वैसे आज भी हूँ। मेरे लाइफ में वो 2 साल थे जब मैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना, जिस टाइम पे मैंने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया। मेरे लिए उतना ही है कि मैंने जो किया वो इंस्टीट्यूट के लिए किया। एक थॉट प्रोसेस हमेशा था कि गिविंग बैक टू द प्रोफेशन। जो भी आज मैं हूँ या कोई भी कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो प्रोफेशन के वजह से है। बिल्कुल। और उसको हम क्या किस तरीके से वापस दे सकते हैं। तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय प्रोफेशन एज वाइस प्रेसिडेंट इन 21 एंड प्रेसिडेंट इन 22। बाकी मेरे में बहुत ज्यादा फर्क हुआ है ऐसा मुझे लगता नहीं है। सो आई हैड बीन, नहीं, वो तो मैं भी जानता हूं सर, क्योंकि मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, लेकिन मेरे लिए मैं उनको देवेंद्र भाई बोलता हूं।
और आई गेस जब भी मैंने को कॉल किया सेकंड रिंग में आपने उठाया या नहीं उठाया, कभी बिजी होते तो फोन करते हैं, मतलब जो इनका बोलना है वो फैक्ट है। ही इज देयर फॉर एवरीवन। मतलब उन्होंने प्रेसिडेंटशिप में भी बच्चों के लिए पूरी मेहनत करी, मेंबर्स के लिए मेहनत करी, प्रोफेशन को मतलब सही मायने में गुड गवर्नेंस जो हम बोलते हैं, हमारे विजन मिशन मोटो में सब तरफ लिखा हुआ है कि वी वांट आवर प्रोफेशन टू बी एट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गुड लीडर बनना। उन्होंने सच में बहुत कुछ किया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यस, ही इज रियली डाउन टू अर्थ पर्सन, और हमेशा ही बच्चों के लिए किया है, मेंबर्स के लिए किया, और मुझे लगता है आगे भी हम लोग बातें कर रहे थे तो सर आपके अभी भी आइडियाज है कुछ जो आप बिल्कुल करना चाहेंगे। यस यस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बारे में सब जानते हैं कि आपको 8-9 अटेम्प्ट लगे, है ना, इस पर हम बात करेंगे। तो बच्चे आपके बारे में बहुत कुछ जानते तो है ना, क्या है ऐसा है जो नहीं जानते जो आप बताना चाहेंगे कि उनको मोटिवेशन लगे? क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि एक मीडियोकर पर्सन जो एक मिडिल क्लास से आता है और वो एक आईसीएसए के लेवल तक पहुंचता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे कई बच्चे जो गिव अप कर देते हैं, रिजल्ट निगेटिव आता है तो सोचते हैं कि छोड़ देते, कुछ और कर देते हैं। आपने वो नहीं किया और आपने वो लेवल पे आगे, तो वो क्या चीजें हैं जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है? सो तुषार वांट्स टू नो माय सीक्रेट्स। यस, बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ सीक्रेट्स नहीं है, एंड अगर हम उसको सही मायने में रखें तो आई बिलीव इन शेयरिंग द थॉट्स। सो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी मैं वोकल रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। आई टॉक टू स्टूडेंट्स, जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, आई रिप्लाई टू देम। आई मेक श्योर कि उनके कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करता हूँ। आपको 2-3 चीजें बता सकता हूँ कि जो लोगों को मालूम नहीं होगी। फर्स्ट थिंग इज दैट्स एंड माइट बी अ ब्रेकिंग न्यूज कि आई नेवर वांटेड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा। सो आई वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर, क्रिकेटर। तो बहुत ओल्ड स्टोरी है। आई वाज इन 7th जब मैं नेहरू स्टेडियम पुणे में है, तब मैं कोचिंग करने के लिए गया। अच्छा। सो आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। सो मैं सिर्फ एक गेंद लेके गया था एंड आई स्टार्टेड कोचिंग देयर। ठीक है। पहला दिन गया अच्छे से, इट वाज वेरी वेल। सो इवन द कोच सर ही accepted that I am a very good bowler and can become a very nice pace bowler. एंड नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि आप आते समय किट लेके आओ, क्रिकेट का किट, एंड दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड $1,000 एट दैट टाइम। एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट कि मैं या कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने ना बोला, एंड देन आई लेफ्ट विदाउट रिग्रेट। सो ये एक चीज है जो मैं करना चाहता था बट कर नहीं पाया, बट एट द एंड आई वाज डेस्टिन्ड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। ऐसा लगता है मुझे कि अगर मैं फास्ट बॉलर होता तो बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनता, ना मैं प्रेसिडेंट बनता, ना मैं आपके पॉडकास्ट पे आता। ये तो कोई चीजें होती है जो एकदम डेस्टिन्ड होती है। सो आई कुड नॉट बिकम अ फास्ट बॉलर बट आई कुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। सो ये एक चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। दूसरी चीज, मैं मेरे प्रोफेशन से इतना लगाव मुझे है कि इवन माय डॉटर, शी इज डूइंग कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर अवेयर शी हैड जॉइंड योर क्लासेस ओनली। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बच्चों को, बाकी के बच्चों को बोलता हूँ कि आप सीएस करो, तो मैं मेरे बच्चों को भी बोल सकता हूँ कि आप सीएस करो, दैट इज गुड। एंड आई हैव फुल फेथ ऑन दिस प्रोफेशन। देयरफॉर वो मेरी खुद की बेटी आज सीएस कर रही है। बहुत सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी चीज नहीं होती है कि मतलब जैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नेता लोगों के सब बच्चे बाहर सीख रहे हैं, बट मेरा बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट में ही सीख रहा है। तो आई थिंक दैट्स वन मोर थिंग व्हिच आई कैन ऐड। सो ये 2 चीजें हो गई प्रोफेशन के बारे में। थर्ड थिंग which many people would not be knowing, it's a personal thing. Jinx आप उसको बोल सकते हो कि I wear watch in my right hand always. Okay, people used to watch. Normally they will. I'm a right-handed person, but I wear the watch in my right hand, and that's something which is unique and which people may not be knowing. एक होता है क्या jinx है, वो jinx है कि जब भी मैं attempt देने जाता था तो राइट हैंड में वॉच रख के जब भी मैंने पेपर दिया है मैं पास हुआ हूँ। तो दैट जिंक्स आई हैव कंटिन्यूड। नहीं तो मुझे लगता है कि जिसमें 2 टेक अवे तो बहुत अच्छे निकलते हैं कि एक तो सर आप कहना चाहते थे कि यू वांट टू बिकम अ फास्ट बॉलर, बट आपने फिर डेडिकेशन पूरा दिया और ये बन गए। तो मुझे लगता है सब लोगों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें अगर आप प्रॉपर करें तो हो जाएगा। और दूसरा मुझे लगता है आज के लिए बहुत चलता है कि फेल हो गए तो ड्रॉप कर लेते हैं, या फिर प्रोफेशन में फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। उसका बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल आप ही है। अगर ऐसा होता तो 4वीं आपकी जो बेटी है वो सीएस नहीं कर रही होती। बिल्कुल नहीं। मतलब इससे ज्यादा एग्जांपल क्या होना चाहिए? मतलब एक माइंड में तो आप इस पॉडकास्ट का अगर कुछ बिगेस्ट टेकअवे अभी ले सकते हो तो यही है कि सर
जो खुद एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर उनको लगता कि प्रोफेशन में स्कोप नहीं है तो वो उनकी बेटी कुछ और कर रही होती, बट वो खुद चाह रही है और खुद कर रही है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आगे कितना बड़ा स्कोप है, जो बिल्कुल। कि हम आगे बात भी करने वाले हैं। तो सर अब आप ये बताइए कि CS जब आप कर रहे थे तो उस समय आपका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मतलब यू हैव अ लेविश हाउस, आपका एक बढ़िया प्राइवेट रूम होगा जहाँ पे आप पढ़ते थे, कैसा बैकग्राउंड था आपका पढ़ाई का? सो तुषार, मतलब ये मैं बहुत बच्चों को बता भी चुका हूँ कि एक ऑर्डिनरी बच्चा जो मतलब पुणे में रहता है, जिसका 250-300 स्क्वायर फुट का पूरा घर है, पूरा घर, उस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। ओके, और माय पेरेंट्स वेर लाइक an ordinary parents wherein my father used to work in municipal corporation. ओके, ओके, My mother was a housewife. हम्म, एंड एक ऑर्डिनरी बंदा जो मतलब जिसको अभी तक मालूम भी नहीं था कि कहाँ क्या करना है, CS क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, उस तरीके से चालू किया। 10th में आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सो 10th की प्रीलिम्स में मुझे याद है आई स्कोर्ड 84%। क्या बात, ओके, एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग कि ये बोर्ड में आ जाएगा। तब तो बोर्ड्स के लेवल ऐसे थे कि 89-90 में आप बोर्ड्स में आ जाते थे, तो एवरीबडी वाज होपफुल। फाइनली आई गॉट 62% इन 10th. So again that was a twist in my career. So I was made to come to commerce. कॉमर्स, ओके, So by compulsion मैं commerce में आया, and then that was a game changing movement for me. मतलब दैट टाइम प्रीलिम्स हमारे 84 वगैरह आ जाते तो यू तो वुड हैव चोजन साइंस और एब्सोल्युटली। Definitely, तो right. मेरा एक ड्रीम, दूसरा ड्रीम था। पहले क्रिकेटर वाला तो 7th स्टैंडर्ड में खत्म हो गया खत्म हो था, गया, बट दूसरा था कि मुझे इंजीनियर बनना था। ओके, बट वो भी मेरा बिकॉज ऑफ परसेंटेज, हाँ परसेंटेज में कर नहीं पाया। एंड इट वाज अ ऑर्डिनरी फैमिली, ऐसा कोई लैविश चीज नहीं थी। ठीक है, जैसे बच्चे स्ट्रगल करते, ओनली थिंग इज आई वाज स्टेइंग इन पुणे, इन एंड अराउंड दोस्त काफी अच्छे थे। अच्छे, और सभी दोस्तों का एक ही था कि हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अब Okay. ये 4-5 साल इतनी मेहनत करेंगे, और एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि आज के डेट में कोई मेरे साथ CS नहीं बना, बट जिसने जो करियर चूज किया, आज उसके एक अच्छे लेवल पे बहुत बढ़िया, सभी दोस्त पहुंच गए। बहुत बढ़िया, तो वो एक था, दैट वाज माय एसेट। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई लैविशनेस नहीं था। 11th स्टैंडर्ड से मैं खुद जॉब करता हूँ। ओके, सो जॉब करते करते अर्न एंड लर्न जैसी सिचुएशन में ही काम किया। एंड दैट स्टिल गिव्स मी मोटिवेशन। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं 3 दिन पहले, अब मुझे 25 साल हो गए पूरे प्रोफेशन में, 3 दिन पहले मैंने 16 घंटे काम किया है कंटिन्यूअस। सो एंड इट डजंट hurt me at all. I still enjoy that because you love your profession. Yes, because I love my profession, and it has given me so much कि मैं उसको टाइम दे सकता हूँ आज भी। तो that's a thing। and मतलब किसी ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ कर रहे हैं CS करने का, तो मैं अगर 100% इसमें डेडिकेशन से करूँ तो मैं बन सकता हूँ, और बनने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा घर छोटा है, मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ये सब बहाने हैं। 100%। तो जिसको करना है वो कहीं से भी, कितनी भी छोटी जगह पे, कितनी भी दिक्कतों में कर सकता है, और करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ सर, रूटीन कैसा था? क्योंकि आप तो उस समय पढ़ाई भी कर रहे थे, यस, आप जॉब भी कर रहे थे, आप कह रहे हो, Correct. और फैमिली का भी जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा एक मिडिल क्लासेस था, तो उसमें आपको सपोर्ट, वैसे तो माँ बाप का सपोर्ट तो रहता ही है, बट एक लग्जरी वाला सपोर्ट नहीं था कुछ। तो फिर रूटीन मतलब 24 आवर कैसे मैनेज होते थे? सो बेसिकली ये 2 डिवाइड कर सकते हैं हम। हाँ। जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, ओके, तब तो मेरा ट्रेनिंग वगैरह कुछ चालू नहीं था, बराबर, बट मैं जॉब करता था। और मेरा जॉब ऐसा था कि एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, उनको मुझे संभालना जाना पड़ता था। अच्छा। तो सुबह 11 से 5 बजे तक मैं उनके साथ रहता था, ठीक है, और उनको चाय चाहिए तो मैं चाय देता था, दवाइयाँ देता था, और बाकी के टाइम मुझे फ्री था कि अच्छा था, आपको जो चाहिए वो करो, कर लो। हाँ। तो वो मेरे को वो एक फ्रीडम था। मिल गया, राइट। पहले 1-आध महीने मैंने बहुत टाइम पास किया, टीवी देखा, सही बात है। केबल तब हमारे घर पे नहीं थी, उनके घर में था, बिल्कुल, हाँ। तो वो सब एंजॉय किया। एंड देन आई रियलाइज कि अरे इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई करूं, इसको थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज करें, ऐसा मैंने सोचा। सही बात। एंड दैट रियली चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब देन 11th 12th में जिस कॉलेज में था, वाज अ जूनियर कॉलेज, NMV जूनियर कॉलेज, राइट।
तो कोई भी एग्जाम में मैं सेकंड नहीं आया, हर एग्जाम में फर्स्ट आया। क्या बात। 11th 12th। अच्छा। एंड देन आई रियलाइज कि यार पढ़ने से मुझे फायदा हो रहा है। फिर मैं सुबह उठता था, एक हमारे यहाँ पे अंकल थे जिनके पैर में दर्द था, तो उनको एक घुमाने के लिए लेके जाता था। अच्छा। तो उसका मुझे सैलरी मिलता था, ये आंटी का मुझे सैलरी मिलता था। हाँ। और शाम को मैं 3 घंटे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो 12th के 2 बच्चों को सिखाता था, तो उस क्लास के मुझे पैसे मिलते थे। तो ये करके मेरे पास एक छोटा मोटा किटी बन जाता था, तो फंड्स भी आ जाते थे, और फंड्स भी आ जाते थे, टाइम भी आ जाता था। और सी, एक तो मैं दोपहर का टाइम मुझे मेरा मिल जाता था, और शाम के टाइम में सिखाता था, तो सिखाने के लिए यू नो पढ़ाई के टच में रहने से और फायदा ही होता है। यस यस, तो यू आर द टीचर, तो आपको तो मालूम है। तो जब आपको 1.5 घंटा सिखाना होता है तो आपको 3 घंटे खुद पढ़ना पड़ता है। तो उस तरीके से मुझे फायदा हुआ। मतलब ये सब चीजें डेस्टिन्ड थी, बट ऐसा लगता है कि एंड इट वाज नॉट वेरी इजी थिंग, बट इट हैपेंड एंड आई कुड डू इट। सो इफ आई वाज एबल टू मैनेज दैट मच टाइम। आज के डेट में तो लोगों के पास इतने एवेन्यूज है सच में। मतलब तब तो मुझे कंपलसरी बुक से ही पढ़ना पड़ता था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। क्लास लगाना मेरे मतलब फाइनेंशियली वाज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता था, और यूट्यूब ये वो कुछ नहीं था तब, तो आपको सिर्फ बुक से ही पढ़ना है। तो मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन था वो बुक्स पे था। आज स्टूडेंट्स अगर मान लो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उतनी देर में हेडफोन लगा के बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। तब हमारे टाइम पे ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है टुडेज स्टूडेंट्स आर ब्लेस्ड, द ओनली थिंग इज दे शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वही एक दिक्कत है कि उन्होंने वो, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे हिसाब से मेरे जैसा ऑर्डिनरी बंदा अगर सीएस बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, एक अटेम्प्ट कम या ज्यादा लगेगी बस। बराबर। तो सर मोटिवेशन क्या था, क्योंकि आपको तो दो एक तरह से हार्ट ब्रेक हो गए थे आपके ना, एक तो क्रिकेटर बनने का मौका नहीं मिला, इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे में एक बंदा होता है कि सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, और आपने शायद ऐसा सोचा होगा कि नहीं अब जो कर रहे हैं उसमें कुछ करके दिखाते हैं। तो मोटिवेशन फैक्टर क्या था, मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो लोग, मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है, किसके लिए करना है, तो वो नहीं दिखता उनको, बस दे आर डूइंग बिकॉज समवन सेड। करेक्ट। व्हाट इज योर मोटिवेशन दैट टाइम? सो मेरे लिए तो मेरा मोटिवेशन मेरे हालात थे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम बिग। जब मैं बड़े लोगों को देखता था, लोग कार से आ रहे हैं, मेरे पास साइकिल था, लोग कार से आ रहे थे, मतलब बच्चों को छोड़ने के लिए उनके पेरेंट्स आते थे, तब मारुति 800 वाज अ लग्जरी कार, तो उससे लोग आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था यार एक दिन मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए, एक दिन मैं भी एक कुछ अच्छा खासा कमा लूं। एक मोटिवेशन था कि मेरे पेरेंट्स के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो मेरी दिमाग में थी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर आज के डेट में अगर तुम ये सोचोगे तो लोग 3-3, 4-4 ऑप्शंस लेते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रहा हूँ, मैं सीएफए भी कर रहा हूँ, मैं सीएस भी कर रहा हूँ, मैं लॉ भी कर रहा हूँ, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स भी कर रहा हूँ, 5-6 कोर्सेस एक साथ कर रहे हैं। मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास था सीएस। पिताजी ने बोला था तूने जिस कोर्स में एडमिशन ले ली उसके तो मैं पूरे के पूरे तुझे पैसे दे दूंगा, बाकी तूने जो एक्स्ट्रा करना है खुद से करना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और मैं आई एम प्राउड टू से कि आज मैं सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आई डोंट हैव अ लॉ डिग्री, आई डोंट हैव एनी अदर डिग्री। जो एमकॉम डिग्री है वो हम सबको मालूम है कि वो होती है, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग, वो तो ठीक है। बट वो छोड़ के मेरे पास कोई दूसरी डिग्री नहीं है। जहां तक मैं पहुंचा हूँ आज, वो एक ही प्रोफेशन की वजह से पहुंचा हूँ, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। क्या बात। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। आई गेस इससे भी बहुत बड़ा मोटिवेशन निकल गया था सर कि 4 चीजें करने से अच्छा एक चीज करो, लेकिन पूरा करो, पूरे शिद्दत से करो। यस यस, क्योंकि लोग अभी भी सोचते रहते हैं कि ये कोर्स कर लेते हैं, साथ में सीईटी देख लेते हैं, लॉ के एंट्रेंस, एमबीए एंट्रेंस, और उस समय उनका बीकॉम का या सीएस का एग्जाम होता है, फिर वो भी नहीं होता, एंड देन थिंक सीएस में टफनेस है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई दिल से किसी चीज को करने की कोशिश करेगा तो वो 100% हो जाएगा, पूरी होगी। और मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए एक ही चीज जरूरी है, खुद पे विश्वास होना जरूरी है, बिलीफ होना जरूरी है, और दूसरी चीज जो आप कर रहे हो उस पे भी बिलीफ होना जरूरी। बिल्कुल, सबसे बड़ी मुझे 100% था कि अगर मैं सीएस बन गया तो मैं मेरे हालात चेंज कर दूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। तो ये दोनों चीजें मैंने
खुद ने फॉलो की है और आज मेरी बच्ची भी वो फॉलो कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. शी हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर प्रोफेशन. ट्रू ट्रू. और मैंने उसको मतलब जस्ट अ डिस्क्लेमर कि मैंने उसको कंपलसरी नहीं किया है. हाँ. शी हैज चोजन टू बी अ कंपनी Yes, सेक्रेटरी. yes. नहीं सर, ये मैंने शायद अपन And- बात भी की थी कि उसने खुद चूज किया, ये बहुत बड़ी बात है. यस. नहीं नहीं सर, तो आई गेस अब ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई. मुझे लगता है सीएस तो बन गया आप, आई गेस जिस हिसाब से आपने बताया. उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई? मतलब अभी उसके बाद हम तो जानते हैं आप प्रेसिडेंट बने, बट उसके पीछे बहुत स्ट्रगल हुआ होगा. तो बीच की लाइफ कैसी रही और कैसे उतार चढ़ाव आते गए, और सीएस बनने के बाद लाइफ ने क्या क्या आपको फायदे दिए, मतलब ऐसा? या सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट Yes. कैसा है, इनिशियली जब मैं सीएस बन गया आफ्टर 9 अटेम्प्ट्स, तो मुझे ऐसा लगा था कि बस अब मैं सीएस बन गया, अब मेरे सामने ऐसी लाइन होगी, ढेरों कंपनियां आएंगी, ढेरों काम आएंगे और मैं 2 साल में एकदम जो सबसे सोचा था, पावरफुल कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा. तो वो एज में जो वैसा age एक रहता है, हाँ. वो रहता है और स्ट्रगल करके आप जब कुछ कमाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसके सब बेनिफिट्स मुझे इमीडिएटली तुरंत मिल मिलने जाएंगे. चाहिए, हाँ. पहले 3 साल तो मुझे ये समझ में लगे कि जो मैंने सीखा है सीएस करके और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें एक डिफरेंस है. राइट. और क्लाइंट को मुझे सेक्शन नहीं बताने में, हाँ, हाँ. मतलब क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका सेक्शन कितना मकडअप है या आपने कितना रट्टा मारा है किसी सेक्शन का, उसको सोल्यूशन चाहिए. वो 3 साल तो मुझे उसमें लगे. जैसे मुझे वो चीज पता चली कि मेरे क्लाइंट को सिर्फ सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड जैसे मैंने प्रैक्टिस चालू करी, देन देयर वाज नथिंग लुकिंग बैक. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जब मैं खाली बैठा हूँ. मतलब 25 साल हो गए. इट्स मतलब 25 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऑफिस में बच्चों को काम नहीं है, मुझे काम नहीं है. ऐसा एक भी दिन नहीं है. आई हैड बीन ब्लेस्ड. कोई भी क्लाइंट जो 2004-5 में मेरे साथ जुड़े, आज तक जुड़े रहे, सबसे बड़े, तो वो बिना किसी क्वालिटी के नहीं हो सकता कॉम्प्रोमाइज है. होते नहीं, बराबर. एंड द बिगेस्ट गेम चेंजर, मतलब मेरे प्रोफेशन में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो मैंने आज तक बहुत कम लोगों को बताया है. कि 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया. बिल्कुल बिल्कुल. 1956 एक्ट में आई वाज ओके. मतलब अच्छा. मैं होशियार था, पढ़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड दे भी रहा था. हाँ. बट आई वाज वन ऑफ 1000 पीपल हु न्यू 1956 एक्ट वेरी वेल. 2013 में एक्ट चेंज हुआ. हाँ. 2013 में लकीली आई वाज चेयरमैन ऑफ पुणे चैप्टर. क्या बात है. और तब मैंने कम से कम 12 प्रोग्राम्स लगाए ऑन कंपनीज एक्ट, न्यू कंपनीज एक्ट. डिकोड करते मतलब प्रोग्राम्स लगाए मेंबर्स के लिए. एज अ चेयरमैन आई अटेंडेड ऑल. आई वाज लकी इनफ, अगेन डेस्टिन्ड. क्या बात. तो जैसे जैसे मैं वो सेशन सुनता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. और जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, आई वेंट डीप इनटू कंपनीज एक्ट 2013. और आज के डेट में ड्यू टू गॉड्स ग्रेस पीपल फील कि मुझे कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आता है. तो उस दैट वाज अ गेम चेंजर. मतलब वो प्रोफेशन में मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा गेम चेंजर था. ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो अ गेम चेंजर, क्योंकि पहले फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स करते थे. आई वाज वेरी गुड एट 2007. आई वाज वेरी गुड एट कंप्यूटर्स. माय सीनियर वाज नॉट दैट मच कन्वर्सेंट विद all these IT things, PDFs, digital signature. I took over that particular assignment pura. And so these when there were changes, I accepted those changes and tried to cope up with that, and that really helped. Right. And today I think मुझे अच्छा लगता है कंपनी लॉ पढ़ना. क्या बात है. एंड पढ़ाना बहुत बार भी. एंड पीपल आस्क मी क्वेरीज, सो आई थिंक थोड़ा बहुत तो मुझे नहीं आता है, ऐसा लगता है. सबको बताना भी चाहूंगा कि आज इंडिया में जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं मेंबर्स के लिए वगैरह ना, देयर आर मेनी स्पीकर्स, बट उसमें एक स्पीकर बहुत ज्यादा फेमस होता है हमेशा, वो है हमारे देवेंद्र सर. मतलब इनका सच में कंपनी लॉ का जो तोड़ हाथ है ना, मतलब वो प्रैक्टिस से आता है. और एक बात सर ने बहुत अच्छी बोली कि सेक्शन, हम बच्चे से पूछते सेक्शन रटना है क्या, बट मैं भी बोलता हूँ, आप भी शायद ये रिलेट करेंगे, इफ दे रिमेंबर सेक्शन 62, उनको याद है राइट शेयर, बट अंदर का कंटेंट याद नहीं है, तो सेक्शन एक बार का नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन दे शुड नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली. एब्सोल्युटली. तो जैसे आपने कहा क्लाइंट भी नहीं पूछता है सेक्शन, तो मुझे लगता है बच्चों को कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से मालूम होने चाहिए, तभी वो एक्सपर्ट बन पाएंगे. बिल्कुल. सर आपने 9 अटेम्प्ट वाला जो एक पॉइंट बोला, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा अब यहाँ से लोगों को. 9 अटेम्प्ट में क्या आपका थॉट प्रोसेस था? मतलब फेल होते गए, मैं खुद
मतलब मुझे तो 3 अटेम्प्ट लगे थे, तो मैं अगर होता तो मैं तो गिव अप करता। यहाँ तो गिव अप अब और ज्यादा जल्दी करने लग गए, बिकॉज जिस हिसाब से जमाना आ गया है वो पेशेंस लेवल बच्चों का खत्म होने आ रहा है, तो उनको लगता है नहीं करना है। आपके माइंड में क्या था जो आपको रोक के रखा? 9 अटेम्प्ट्स बहुत बड़ी बात होती है। तो 9 अटेम्प्ट्स मुझे एक ग्रुप को नहीं लगे, तो हाँ, लेट मी क्लैरिफाई दैट कि ये क्या हुआ ना, मैंने जब ये 9 अटेम्प्ट वाला युवोत्सव में बोला तो वो बहुत वायरल हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना वायरल होगा, एंड एक्चुअली दैट मोटिवेटेड मेनी पीपल नॉट टू लीव द प्रोफेशन। बाद में बहुत लोगों ने मेरे से आके बात किया कि सर आपका वो वीडियो मेड अस कंपनी सेक्रेटरी। सो आई नेवर न्यू कि वो इतना वायरल होगा। बट जब भी मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो एग्जीक्यूटिव को मुझे 3 अटेम्प्ट लगे। ठीक है। तो तीनों अटेम्प्ट में मैं हर पेपर में पास तो होता था, बट आई कुड नॉट गेट दैट 50% एग्रीगेट, जो सबका एक बहुत दुखती रहता है। बहुत दुखती रहता है, तो वो नहीं पहुंचता था। और ऐसे करते करते एग्जीक्यूटिव हो गया। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग में हमारा जो ऑफिस था उसमें ये रूल था कि आप एक ग्रुप दो ग्रुप दो, कुछ भी करो, आपको 24 दिन की छुट्टी मिलेगी, इंक्लूडिंग द डेज ऑफ एग्जाम्स। तो 24 दिन की ही एग्जाम लीव मुझे मिलती थी। अच्छा। तो मैंने वो मेंटली डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे अर्न एंड लर्न करना है, मुझे ट्रेनिंग भी करना है, मुझे मेरी मेंबरशिप भी जल्दी चाहिए और मुझे अटेम्प्ट भी देना है, तो एक आध दो अटेम्प्ट तो मुझे औरों से ज्यादा लगने वाले हैं। क्योंकि मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से मैंने वो थोड़ा सा प्लान भी किया था। मतलब आई वाज गिविंग ओनली 1 ग्रुप एट अ टाइम। जब आज मेरे ऑफिस के बच्चे हैं उनको मैं बोलता हूँ कि पूरे के पूरे ग्रुप एक बार तो दे ही दो, ताकि आपको पूरा एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ जाए, एंड देन यू गो अहेड एंड गिव 1 ग्रुप एट अ टाइम। बट उस टाइम पे मेरा सिचुएशन नहीं था, तो मैंने एक ग्रुप दिया, तो उससे मुझे थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा लगा। एंड बेसिकली मैं कंपनी लॉ वाले ग्रुप में 3 बार फेल हुआ, जो कि मुझे आज ऐसा लगता है कि यार मैं कंपनी लॉ वाले ग्रुप में कैसे फेल हो गया। बट स्टिल मतलब वो एग्रीगेट वहां पे नहीं आ रहा था। सो दैट इज हाउ आई कंप्लीटेड, एंड 9 अटेम्प्ट्स वेर लाइक 1 फाउंडेशन, 3 एग्जीक्यूटिव एंड 5 फाइनल्स। और उसमें से एक ग्रुप के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, तो 3rd अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। एक उसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको मतलब ये बच्चों को खास करके बताना चाहता हूँ कि मैं 3rd पेपर था हमारे इसमें, कंपनी लॉ 3, कॉर्पोरेट लॉ 3, जिसमें IPR, इंडस्ट्रियल लॉज, ये सब कुछ मिक्स करके रहता था। आप उसको क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट बोलते थे पहले, और अभी ओपन बुक में आ जाता। करेक्ट। तो हमारे टाइम पे तो ओपन बुक वगैरह नहीं था, बिल्कुल। तो दैट वाज अ टफेस्ट पेपर फॉर मी, क्योंकि कंपनी लॉ आई वाज हैंड्स ऑन, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं था। 3rd पेपर वाज ऑलवेज डिफिकल्ट। सो मैं सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में मेरे मैं 2nd पेपर देके आया, पूरी रात जगा, पूरी रात मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे निकलना ही निकलना है, क्योंकि पहले 2 पेपर बहुत अच्छे गए थे। एंड आई डिड नॉट स्लीप इवन फॉर अ मिनट, एंड डायरेक्टली नेक्स्ट डे अटेम्प्ट के लिए गया, बैठा, पेपर लिखना चालू किया। 5 मिनट के बाद आई वॉज ब्लैंक। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। मतलब आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि। और फिर मैंने 39 मार्क्स या 40 मार्क्स का पेपर लिखा, एंड आई गेव अप। अच्छा। मैंने सोचा कि बस ये मैं आगे लिख नहीं सकता हूं। मैं उठ के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद 10 मिनट शांत बैठा और फिर पेपर देखा, तो मुझे सब कुछ आ रहा था। एंड यू वुड लाइक, मतलब आपको वो एकदम सरप्राइज होगा कि उस सब्जेक्ट में मुझे 27 मार्क्स आए। अगर मैं और 15 मिनट भी रुकता और थोड़ा सा और लिखता, तो मैं 9 के जगह 8 अटेम्प्ट बोल सकता था। बट ये चीज हो गई मेरे साथ। तो मैं बच्चों को ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप, नॉट द अटेम्प्ट बट द पेपर ऑल्सो। हो सकता है कि आपको एक 10 मिनट के लिए ऐसा लगे कि ये यार सबसे टफेस्ट पेपर है, बट थोड़ा सा रुक जाओ, वही बैठो। दैट इज चेकिंग योर पेशेंस। वो पेशेंस को आप उसको डाइजेस्ट करो कि ये टफ है, बट कंप्लीट करके आना। अगर मैं वो कंप्लीट लिखता तो 100% मेरे 6 महीने बच जाते थे। जिसमें हम ऐड भी कर सकते हैं कि टफ आपके लिए नहीं होगा, मुझे लगता है टफ इंडिया के सब बच्चों के लिए होगा। सब बच्चों के लिए होगा। सभी अगर उठेंगे तो कैसा होगा? तो उसमें जो बैठेगा
वही सर्वाइव करेगा। Correct. तो आई गेस देना तो चाहिए, 100 देना के तो बाद का चाहिए नंबर ही देना चाहिए। चाहिए। यस, बहुत एंड बड़ी डोंट बात है। डू दीज थिंग्स कि रात भर में जगा। नहीं नहीं, ये भी सही बात तो है। आप रेस्ट भी लेना जरूरी है, ड्यूरिंग द एग्जाम रेस्ट भी लो आप, और हैप्पीली जाओ। मतलब लास्ट वाले अटेम्प्ट में आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मेरा पढ़ाई भी अच्छा हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। एंड आई वाज इजी। मतलब मैं 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचता था पहुंचते थे, हाँ। विदाउट एनी बुक्स इन हम्म, हैंड। मतलब लास्ट मोमेंट पे लोगों को वो देखना वो होता रहता है, एंजाइटी रहती मैं है। कुछ नहीं करता था। नहीं नहीं, सही बात। मतलब मैं पुराने गाने सुनता था क्या बात या है, हाँ, गुनगुनाता था, हाँ, एंड हाँ। देन आई गेव अटेम्प्ट एंड इट वाज वेरी स्मूथ। सो नहीं, नहीं। रिलैक्स होके दो, डोंट गिव अप, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। पास तो होना ही है आपको, हाँ, आज मतलब नहीं तो इट्स अ मैटर ऑफ वन अटेम्प्ट, आगे पीछे जैसे आपने कहा। एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, आप पूरा पॉडकास्ट देखिए सच में, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि सर ने क्या किया वो तो करना है, बट जो नहीं करना वो भी सीखने मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है ना। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मैं जानता हूँ आप आईसीएसआई में थे, प्रेसिडेंट तक भी थे, तो वी कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट आईसीएसआई, बट एक विजन आप बता सकते हो कि आईसीएसआई क्या चाहता है बच्चों से? क्योंकि बच्चे वो लिखते पेपर में जो उनको लगता है कि मुझे आना चाहिए, बट बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। आईसीएसआई की क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, मतलब व्हाट द एक्सपेक्ट, ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बिल्कुल, लगता है बहुत ज्यादा आइडिया रहेगा आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए। नहीं नहीं जरूर। कैसा है, मतलब बच्चों को एक चीज तो पता है कि आप जब स्टूडेंट होते हो तो आप पढ़ते हो ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। बराबर। सो आपका ओरिएंटेशन वो होता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, तो उसके लिए मुझे रट्टा मारना है तो मैं रट्टा मारूंगा। जो जिस तरीके से तुषार सर बोलेंगे कि इस आंसर को ऐसे लिखो तो मैं वैसे ही लिखूंगा। मेरे दिमाग में अलग चल रहा है तो वो मैं नहीं लिखूंगा। और ये एक फिनोमिना बहुत सालों से चल भी रहा था, नॉट इन सीएस बट इन ऑल एग्जाम्स। सब लोग उसी तरीके से पढ़ रहे थे। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, स्किल बेस्ड आया है, ओपन बुक जैसी कंसेप्ट हमने ली है अपने अब्रॉड में, सब तरह चलता ही है। हाँ, और ओपन बुक से क्या होता है कि ओपन बुक में आपको रट्टा तो मारना नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड लिखना भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ये, मतलब इंस्टीट्यूट की ये अपेक्षा है कि आप कंसेप्ट समझो, खुद के लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट करना सीखो, बराबर, और उसको प्रेजेंट भी करो। सो ऐसा बहुत बार होता है कि नॉलेज आपके पास है, आपने पढ़ा भी अच्छा है, आपको याद भी है सब चीज, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो इंस्टीट्यूट लुक फॉर 360 डिग्रीज। आपको याद भी रहना चाहिए, आपको समझना भी चाहिए, आपको रिप्रोड्यूस भी करता आना चाहिए, और आपको एनालाइज भी करता आना चाहिए। सो अगर आपने अभी नए सिलेबस में आपने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, और यही एक थॉट प्रोसेस लेके हम 2022 में नया सिलेबस लाए थे, जिसमें हमने ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पूरा रिवैम्प कर दिया, इलेक्टिव पेपर्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ पेपर्स कम कर दिए बर्डन कम करने के लिए। एंड उस तरीके से हमें चाहिए कि बच्चों को वो आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। और अगर आप रट्टा लिखोगे तो वो दिल से नहीं आता है। मतलब मैं 100% बोलता हूं वो बंदा पास तो हो जाएगा, बट वेदर ही विल बिकम अ वेरी गुड कंपनी सेक्रेटरी विल रिमेन अ क्वेश्चन मार्क। सो पास होने के लिए बिल्कुल मत पढ़ाई करो। पास तो आप हो ही जाओगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल। बट अगर कंसेप्ट नहीं समझा और आप पास भी हो गए तो भी आप अच्छे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाओगे। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट दैट्स अ फैक्ट। सो पढ़ाई करते समय एकदम कंसेप्चुअली अच्छा बनो। इंस्टीट्यूट यही चाहती है कि आपका 360 डिग्री ग्रोथ हो, पर्सनालिटी वाइज हो, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस होने वाले हैं, हो रहे हैं, जिससे कि आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, आपका पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हो, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप हो, कोड क्राफ्ट डेवलप हो। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूट चाह रही है। तो अगर आप उसमें भाग लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो इम्प्रूव करने वाला है, एंड यू विल बिकम अ गुड कंपनी सेक्रेटरी। सो इसमें अपन मुझे लगता है एआई भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे आप कह रहे थे कि एआई आने के बाद व्हेन यू पुट इन चैट जीपीटी कि व्हाट इज बायबैक, तो वो तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो आई गेस मुझे लगता है आईसीएसआई ये तो नहीं चाह रहा होगा कि व्हाट इज बायबैक, आप ये बताओ। बिल्कुल। वो तो ये चाह रहा होगा ना कि इस फलाने कंपनी में करेक्ट ये इशू हो गया है, कैन यू एडवाइस। तो आपने कहा कि वी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, वी शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आई गेस ये भी एक दृष्टिकोण होगा आईसीएसआई का। और एआई का सर क्या मानना है आपका एआई को लेके? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सब जगह चल रहा है कि क्या एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। जैसे कि डिजाइनिंग फील्ड है,
कुछ सॉफ्टवेयर कोडिंग हो गई, कोडिंग है, हाँ, डिबगिंग है, हाँ, जो हाँ, पहले मैन्युअली लोग करते थे, अब हम्म, वो एवरीथिंग इज ऑन चैट ChatGPT, जीपीटी राइट और राइट, व्हाटएवर एआई। क्लाउड, हाँ जो भी है, क्या हमें एआई सीखना चाहिए? तो डेफिनेटली हमें एआई के सब सॉफ्टवेयर्स हमें पता तो पता होने होने चाहिए चाहिए, कि बिल्कुल कौन सा बिल्कुल एआई क्या काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू डोंट नीड टू प्रोग्राम हाँ एआई, एग्जैक्टली वो आपका एग्जैक्टली, रोल भी नहीं रोल है। भी नहीं है, यू विल यूटिलाइज अ एआई हम्म ऐप विच इज अवेलेबल, हम्म एंड मुझे लगता है कि उसको कैसे यूज करना है वो एक खासियत है। हम्म, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए यूज करोगे तो देन तो यू आर ruining योर ओन थॉट प्रोसेस। ट्रू ट्रू, जो रूटीन काम है आपके वो एआई कर सकता है, बट जो इंटेलेक्चुअल काम है जिसमें एक्चुअली आपका दिमाग चलने वाला है, बराबर, और कंपनी सेक्रेटरी का काम ये नहीं है कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कॉपी पेस्ट करके वहां पे तुषार पहाड़े प्राइवेट लिमिटेड के जगह पे देवेंद्र देशपांडे लिख प्राइवेट दिया, लिमिटेड, हाँ ये सीएस ये का काम नहीं है, ये तो 12th फेल बंदा कोई भी कर सकता सकता है। है, हाँ तो अपना काम क्या है कि ये रेजोल्यूशन हम क्यों कर रहे हैं और किस टाइम पे करना चाहिए, बराबर, तो ये एडवाइस देना हमारा काम है। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है, बिल्कुल, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल 470 सेक्शंस ऑफ कंपनीज कंपनीज एक्ट, एक्ट, सेक्शन क्या है ये तो एआई आपको बता बता देगा, देगा, उसको आपके बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी बता बिल्कुल पाएगा। सही बात है, तो आपको एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, रूटीन काम एआई कर देगा तो आपका काम हल्का हो जाएगा। जहां पे आपको 10 ट्रेनीज लगते थे, आपको हो सकता है 4 ही ट्रेनीज लगे, या जहां आप 10 कंपनीज हैंडल कर सकते थे, आप आज 25 कंपनी वही लोगों में हैंडल कर पाए, तो बैंडविड्थ आपका बढ़ जाएगा। तो एआई विल बी बेनिफिशियल, बट इट विल नेवर किल योर प्रोफेशन, मुझे तो बिल्कुल ही डाउट नहीं है। एंड दैट इज द रीजन माय डॉटर इज डूइंग सीएस अगेन, सेम थिंग। तो एआई से बिल्कुल ही मत डरना, एआई इज जस्ट अ टूल। तो जैसे मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2001 आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग, ओके, तो तब सब रिजोल्यूशंस हाथ से लिखा करते थे। फिर वर्ड स्टार आया, तो लोगों को लगा वर्ड स्टार में लोग कॉपी पेस्ट करके फटाफट कर लेंगे, तो हाथ से लिखने वाला स्किल गायब हो जाएगा। फिर वर्ड स्टार से वर्ड आया, तो वर्ड वाज वेरी इजी, कॉपी पेस्ट। देन पीडीएफ आया, देन पीडीएफ एडिटर आया, बट जो रिजोल्यूशन मैं खुद बैठ के ड्राफ्ट कर सकता हूं उसकी क्वालिटी और कॉपी पेस्ट की हुई क्वालिटी, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो क्लाइंट को चाहिए, जो रिजोल्यूशन कोर्ट ऑफ लॉज में स्ट्रांगली स्टैंड करेगा, वो वही होगा जो आपने खुद ने ड्राफ्ट किया होगा। क्या बात है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ थ्रेट। ऐसा बोल सकते हैं कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट हाँ, इफ अ पर्सन हु डोंट यूज योर एआई, वो शायद थोड़ा पीछे रह सकता है, वो पीछे रह सकता तो है। आपको एआई यूज करना आना चाहिए, बट टू डेवलप योरसेल्फ। बट ये सोचना कि एआई में डाल के सब आंसर आ जाएंगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन, मुझे लगता है, प्रोफाइल ऐसी जा रहा है, बिल्कुल आर्बिट्रेशन, एनसीएलटी की, वी नीड टू अपीयर, वी नीड टू गिव करेक्ट एडवाइसेस, तो आई गेस उसी से हमारा चलेगा। बिल्कुल। तो सर इसी से कनेक्ट होता है क्वेश्चन रट्टाफिकेशन, जो रट्टा बच्चे सोचते हैं कि, मैं अपनी बात करूं, बच्चे मुझे बोलते हैं सर एक 50 पेज का नोट दे दो ना कंपनी लॉ का, इसमें पूरा कंपनी लॉ आ जाता है, और एक चार्ट दे दो, फटाफट हम बना लेंगे और एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे। तो इसमें अगेन आपका पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम थोड़ा सा आईसीएसई एंगल कि यार 50 पेज में कंपनी लॉ कैसे हो सकता है, तो ये जो उनका विजन है रट्टाफिकेशन, ये कितना हेल्प करेगा इनको एग्जाम के लिए भी और आगे के लिए भी? मैं वही बोल रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन एक आध बार आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, बट एज अ करियर आपको वो हेल्प नहीं होने वाला 100%। डोंट गो फॉर इट शॉर्ट टर्म सी। और कंपनी सेक्रेटरी करियर जो है ना, वो 40 साल का करियर है। मैं आज 25 साल प्रोफेशन में हूँ, अगर कोविड वगैरह जैसी सिचुएशन नहीं आई तो आई विल कंटिन्यू टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर नेक्स्ट 20 years मिनिमम, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आई एम एट द एज ऑफ 44, Yes. सो 64 तक तो मैं काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल, लग रहा है मुझे। तो 40 साल का मेरा करियर होगा हो जाएगा, हाँ। कंपनी सेक्रेटरी करके। तो 40 साल के करियर में आपको रट्टा कभी भी काम नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट ही काम आएगा। एक आध बार एग्जाम के लिए वो हेल्प कर सकता है। सो जो चीज आपको कंसेप्चुअली नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल ही मतलब मेहनत करके भी आपको नहीं समझ में आ रही है, उसका जरूर रट्टा लगाओ, बराबर, क्योंकि आपको आंसर भी लिखना है। सही बात, एंड में तो पास भी होना जरूरी, उतना ही जरूरी है। तो रट्टा इज नॉट वेरी बैड, बट रट्टा इज नॉट द ओनली थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप कि जहां नहीं हो कॉम्बिनेशन, आप पहले ट्राई करो कंसेप्ट समझना, समझ में आ गया तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने दिल से उसको कंसेप्ट को समझा है।
बायबैक, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हाँ। अगर बायबैक आपको समझ में आ गया, सेक्शन में क्या ट्विस्ट है वो समझ में आ गए, तो आप उसके ऊपर 10 पेजेस भी लिख सकते हो विदाउट एनी रट्टा। बट एक आध जो चीज मैं आपको बताता हूँ, आर्बिट्रेशन। हाँ, आर्बिट्रेशन मैं पढ़ता था जब मैं स्टूडेंट था, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 तब नया आया था, जब नया आया था। हाँ। और 106 पेजेस थे मॉड्यूल में। बाप रे, अच्छा। तब स्टेपल थ्योरी वगैरह कंसेप्ट हाँ, नहीं था, थी। हाँ। बट मैंने पूरा का पूरा ऑप्शन में डाल दिया था। अच्छा। एंड तब मेरे ऊपर भगवान उतना मतलब मेहरबान नहीं था। अच्छा। 68 मार्क्स का पेपर उसी एक चैप्टर पे आया था, सिर्फ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एंड आई वाज क्लीन बोल्ड। मतलब सही बात है, आई कुड नॉट क्लियर दैट अटेम्प्ट। सो ऐसा होता है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रही है कंसेप्चुअली, उसको रट्टा मार के भी आप, बट तैयारी पूरी 100% करके ग्राउंड पे उतरना है। बराबर। तो रट्टा इज नॉट बैड, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। वही चीज पे चलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल। सर, अब रिजल्ट हमारा 10% क्यों आता है, और इसके लिए बच्चे क्या करें? रिजल्ट 10% क्यों आता है? क्योंकि बच्चे उतना अच्छा लिखते नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों ने यही करना चाहिए कि उन्होंने 10% में आना चाहिए। That's it. उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी क्या है जो आप में भी है, मुझ में भी है? मैं तो बताता हूँ, लेकिन बच्चे, मुझे लगता है सर आपको क्या लगता है बोलने में, तो उनको लगता है मैंने बोला है तो हाँ ठीक है ना, आपको क्या लगता है? आपके मुझे सुनना चाहेंगे बच्चे की क्या क्वालिटी रहती है जो पास होने वाले लोगों में रहती है? एक ही क्वालिटी मुझे लगती है जी, कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट। आंसर लिखना ये भी एक कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। इट्स अ कम्युनिकेशन। यस। क्योंकि आपके सामने वो पेपर चेक करने वाला बंदा है नहीं। तो उसको आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपके आंसर से। अगर आपके आंसर उसमें क्लैरिटी है, बराबर, तो उसको वो समझ में आएगा कि यार ये बंदे ने पढ़ा हुआ है, ये बंदे को कुछ आ रहा है, इसको कंसेप्ट समझी है, बराबर, इसने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। हाँ। तो आप कुछ भी कर लो, वो आपके मार्क्स नहीं कर पाएगा नहीं, मतलब। हाँ, उस तरीके से आप इसको अगर समझना चाहते हैं, आज के डेट में बच्चे अगर सच्ची में पास होने की इच्छा रखते हैं, हाँ, तो आप एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप एक कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसका आंसर लिखो, रख दो, दूसरे दिन उठ के उसको पढ़ो। ओके। और ये सोचो कि यार क्या मैं यही बोलना चाहता था? क्या मेरे आंसर से कम्युनिकेशन क्लियर है? कई बार तो शुरू में खुद को हंसी भी आएगी कि हाँ, मैंने क्या लिखा है मैंने। हाँ, फिर बाद में समझ में आएगा कि अच्छा, उसमें फिर आपका हैंडराइटिंग भी हो सकता है। तो एक है, हाँ, वो तो एड ऑन बात की बात है, एड ऑन है। हाँ। मतलब अच्छा हैंडराइटिंग अच्छा कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा उसके पेपर से, हो सकता है अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, पॉइंटर करके, कंक्लूजन डाल के, जो भी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन विद द एग्जाम पेपर चेकर। क्या बात। ओके। अगर वो आपने कर लिया तो आपको 10% में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस एग्जामिनर के पास ना चेहरा है ना उसको ये पता है, कुछ भी मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है। उसका आंसर शीट ही इज अ फेस बस। और आपने अगर ऑन द फेस उसको ये इंप्रेशन कन्विंस कर दिया कि मुझे ये आ रहा है, हाँ, तो वो आपको पास करेगा। यस, यू वेलकम टू प्रोफेशनल, या यू बिकम सीएस। इंस्टीट्यूट इज नॉट अगेंस्ट तुषार पांडे, इंस्टीट्यूट इज नॉट अगेंस्ट देवेंद्र देशपांडे, दे डोंट नो। एग्जैक्टली, उनको नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से जो बंदा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, बहुत बढ़िया, हाँ, पेपर में, वो पास हो जाता है। इसमें वो भी आ गया जो अपनी स्टार्टिंग की बात हुई थी कि लास्ट में लिखो। मतलब आप कम्युनिकेट करो, लिख के आओ। क्या पता ना कि पहले 6 आंसर अगर अच्छे हो, हाँ, तो माइंड में चला था एग्जामिनर के इंप्रेशन की, यार ये तो बंदे को आता है, बिल्कुल, वो आपको हो सकता है मार्क्स दे दे। हाँ, और एक हाथ क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं भी लिखा है, तो भी वो समझ जाता है कि ठीक है, इसमें उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट कंसेप्चुअली ही नोज मेनी थिंग्स। तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो मुझे लगता है कि और बाकी कुछ नहीं होता, मतलब देयर इज नो परफेक्ट आंसर एग्जैक्टली टू अ परफेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आ भी रहे सजेशन वाले, तो हाँ, आपका ओपिनियन क्या, वो पूछा जा रहा है। एब्सोल्युटली ट्रू। तो 1+1 में आप कम्युनिकेशन कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बट हमारे क्वेश्चंस में 1+1 ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर आया तो समझ लेना कि वो ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बात है। नहीं, गुड सर। अब इम्पोर्टेंट सर एक ट्रेनिंग का, क्योंकि आप आईसी से प्रेसिडेंट तो थे, बट एज अ नॉर्मल पर्सन तो आप एक पीसीएस हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो। आपके पास कितनी ट्रेनिंग काम करते हैं अभी? कुछ मेरे ऑफिस में टोटल 17 लोग काम करते हैं एज अ ट्रेनी। ऐसा मुझे लगता है 1-1.5 साल में हर बार बदलता है, मतलब आई गेस यू हैव
बीन थ्रू 200 प्लस ट्रेनिंग्स टिल दैट, हाँ, आराम से। आराम तो सर से। ट्रेनिंग की क्वालिटी के बारे में आपको क्या बोलना है पहला, और ट्रेनीज के विजन के बारे में, क्योंकि अभी जो ट्रेनीज की जो आ रही है 2025 के आगे, उनके अंदर में क्या विजन होना चाहिए कि वो एक अच्छा सीएस बने, क्योंकि पास तो हो गया बिल्कुल। बट अभी भी शायद एक अच्छा सीएस बनने में उसको एक हर्डल हो सकता है अगर वो ट्रेनिंग को कैजुअल करे। फिर एक होता है कि ट्रेनिंग छोटे शहर से करे कि बड़े शहर से करे, ट्रेनिंग फर्म से करे कि या कंपनी से करे, ये अनएंडेबल डाउट बिल्कुल। चलता है। तो इस पे कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोफेशन, जिसमें आप बड़ी फर्म में जा रहे हो जहां पे 150 लोग काम कर रहे हैं और आप 6 लेयर पे काम कर रहे हो, मतलब बराबर बोर्ड से लेके सबसे टॉप बंदे से लेके आप 6 लेयर पे हो, 1 2 3 4। तो आप आपके जो मेन ट्रेनर है उनसे पूरे आपके ट्रेनिंग टाइम पे 1 आध या 2 बार बात कर सकते हो। अच्छा, तो आपको वो डिस्कनेक्ट लगेगा। लगेगा आपका मैनेजर आपका बॉस होगा, आपका मैनेजर आपका ट्रेनर होगा, बराबर है। जिसका रोल बहुत लिमिटेड है, उसको काम करवा के लेना है, उसको आपको सिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अदरवाइज उसका काम है कि काम करवा के लेना है। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है फर्म छोटी हो या बड़ी हो, आपको ये देखना है कि आप जिसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो उससे आपका कनेक्ट कैसा बनने वाला है, वेदर ही इज अप्रोचेबल, वो आपसे बात करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, और वो आपको आपके पहले जहां पे जिन्होंने ट्रेनिंग किया है हाँ। उनसे पता चल जाएगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे दूसरे तरीके से लगता है कि ट्रेनर्स ने भी ट्रेनीज को एक मतलब सस्ते एम्प्लॉय जैसा ना देखे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। उन्होंने मेंटर करना चाहिए अपने ट्रेनीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेनीज अच्छे डेवलप हुए तो आपका पूरा फर्म डबल आउटपुट दे सकता है। सही बात है। तो दोनों तरीके से वो थोड़ा सा आज के डेट में इम्प्रूवमेंट जरूरी है। ट्रेनीज को भी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है और ट्रेनर्स को भी उसको मेंटरशिप के हिसाब से ट्रेनिंग देना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मतलब आज के डेट में मेरे ऑफिस में या बहुत सारे पीसीएस के ऑफिस में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन यूज योर मोबाइल, क्योंकि क्लाइंट भी आजकल डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पे भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओटीपीज भेज रहे हैं, तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम यूजिंग द मोबाइल फोन्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनीज ने भी ये देखना चाहिए कि क्या हम अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले रहे ऑफ द फ्रीडम व्हिच हैज बीन गिवन बाय द ट्रेनर। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार आपने ये सोच लिया ना कि ये ट्रेनिंग से मुझे फायदा होने वाला है, सिर्फ ट्रेनिंग में टिक मार्क करके भी कर सकता हूँ। हाँ, मतलब कि गया मैं 10 से 6 गया, बैठा, जो काम बोला वो किया और घर आ गया, उससे मेरा ट्रेनिंग तो खत्म हो जाएगा ऑन पेपर, बट मैं डेवलप नहीं होऊंगा। जो आपका मेंटर है वैसे मुझे बनना है। जैसे तुम्हारे समझो क्लासेस में कोई नया टीचर आता है, बराबर, वो अगर ये सोचेगा कि मुझे तुषार सर जैसा बनना है, तो वो आपकी हर एक चीज बारीकी से देखेगा, फॉलो करेगा, एंड ही विल ट्राई टू बिकम लाइक हिज आइडल। एग्जैक्टली। सो वैसी उस तरीके से देखना चाहिए। सो मेरे ऑफिस में सिचुएशन अलग है, क्योंकि मेरे ट्रेनीज जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं वो मेरे साथ रहना चाहते हैं इवन आफ्टर ट्रेनिंग। सो उनका ट्रेनिंग खत्म नहीं होता, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं तो अपने किसी क्लाइंट कंपनी में ही उनको करा दें, और जब तक हो जाए तब तक ही वो रहते हैं। बिल्कुल अपने साथ ही रहता है। कभी भी, मतलब आज तक किसी भी बंदे का ट्रेनिंग 15 महीने से या 21 महीने से कम में खत्म नहीं हुआ है, वो होने के बाद भी अपने साथ रहे हुए हैं। तो दैट अगेन कनेक्ट आपने बना के रखा है और उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया आपसे। और सर ये सिटी का कुछ रहता है कि मतलब माइंडसेट बच्चों का है कि सिटी, छोटी सिटी, कोई बंदा मान लो कोल्हापुर में या लुधियाना में, तो जरूरी इसको दिल्ली जाना ही चाहिए, कर सकते हैं आगे? एक तो वो क्वेश्चन है, और एक फर्म और कंपनी का क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है। हाँ। तो ये दो छोटे से इस पे। सो फर्म एंड कंपनी में कैसा है कि इट्स अ माइंडसेट। अगर आप आगे जाके कॉर्पोरेट में ही जाना चाहते हो तो कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, देन ओवरऑल वो डिसिप्लिन अलग तरीके का रिक्वायर्ड है इन कंपनीज। तो बेटर है कि आप आपका जो ट्रेनिंग है शुरू करो कंपनी से ही करो।
कंपनी में एक लिमिटेड ये होता है कि यू आर इन वन डिपार्टमेंट, तो आपको पूरा का पूरा चीज पता नहीं चलता है। हाँ, तो मेरे पास एक बंदी आई थी जो एक लिस्टेड कंपनी में ट्रेनी थी। ठीक है। आई आस्क्ड हर, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। एट द एंड मुझे पता चला कि उसका ट्रेनिंग 15 महीने हो चुका था, उसमें से 6 महीने उसने सिर्फ आईपीएफ डिपार्टमेंट में काम किया। सो शी वाज नॉट नोइंग कि लिस्टेड के जो कंप्लायंसेस है उसको अपलोडिंग कैसे करते हैं। बट वही एडवांटेज आपको पीसीएस में हो सकता है, क्योंकि 50 फॉर्म्स होती है तो आपको हर कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा कुछ होता ना है कुछ हो रहा कहीं रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है, तो कहीं बिल्कुल राइड इशू आ रहा है, तो कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल, तो कोई वाइंड अप ही हो रही है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है छोटा शहर या छोटी फर्म ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बराबर है, क्योंकि आज मेरे पास समझो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड का काम है। सही बात है। ओके, आज आप मेरे पास ट्रेनिंग करके ज्वाइन हुए, कल हो सकता है डायरेक्टली मेरे पास लिस्टेड कंपनी का काम आ जाए, बिल्कुल, आईपीओस के काम आ जाए। आज के डेट में हर तीसरा पीसीएस कम से कम 3-4 आईपीओस तो हैंडल कर ही रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और मैं ये बहुत मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इतना काम आज के डेट में पीसीएस के पास है। क्या बात है, अच्छा। और वहां पे काम करके आपको बहुत ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। तो नॉट ओनली पीसीएस बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इनसाइड। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो डिसिप्लिन और जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले, कॉर्पोरेट एटिकेट्स वाले, उनको वो पूरा कल्चर जिनको पसंद है वो पीसीएस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि पीसीएस इज मोर लाइक, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म प्रोफेशनली सब मैनेज हो गया है। हाँ, अभी बड़ी फर्म एस्टेब्लिश हो रही है तो वहां पे भी कॉर्पोरेट एटिकेट्स एंड कल्चर आ रहा है। बट अदरवाइज इट इज मोर लाइक मेंटर मेंटी एक फर्म होती है, 2-3 ट्रेनी होते हैं और एक कनेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, कौन सी चीज कब बड़ी हो जाए आपको पता नहीं है। जैसे पुणे, 10 साल पहले कोई बोलता था मैं पुणे जाके ट्रेनिंग करूंगा तो लोग हंसते थे उनके ऊपर। बट आज के डेट में 10 साल में पुणे हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड। तो छोटा शहर बड़ा शहर, छोटी फर्म बड़ी फर्म, बहुत रिलेटिव कंसेप्ट है ऐसा मुझे लगता है। और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आप उसका 100% यूटिलाइज करो, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है बच्चों के माइंडसेट में भी है, मतलब अगर वो बड़े शहर में जाकर भी अगर उसका काम है सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तो वहां जाके भी क्या ही कर रहा है, उससे अच्छा छोटे शहर में वो कनेक्ट कर ले मेंटी से, मेंटर से, और काम करे, सेल्फिश हो जाए कि भाई मुझे सिखाओ सर, तो वो शायद ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। हाँ, तो मैं बड़ी शहर में जाता हूँ समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 घंटे ट्रैवलिंग में चले जा रहे हैं, वही तो वो टाइम में मेरे पढ़ाई में ध्यान लगा सकता हूँ अगर मैं छोटी शहर में ही हूँ। और पढ़ाई, सीखना और एंड में मुझे रहना तो यही शहर में है, अगर वो है तो फिर तो यही ट्रेनिंग करो, बिल्कुल करना चाहिए। अगर एंड में जाके आपको मुंबई दिल्ली जैसे सिटी में सेटल होना है तो आप सोच सकते हो। बट अदरवाइज मतलब मुझे आके यही सेटल होना है बट मैं ट्रेनिंग बाहर करके आऊंगा तो वो कल्चरल भी डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मतलब नागपुर में जिस तरीके से सर्विस दी जाती है और मुंबई में जिस तरीके से, तो उसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्योंकि क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स वैसी है। मतलब वो कोई शहर का फर्क नहीं है, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट है अलग अलग। तो अगर आपको नागपुर में ही रहना है एंड में जाके तो प्रैक्टिस भी आप ट्रेनिंग भी नागपुर में ही करो ना, और वो भी पीसीएस में करो, सो दैट आप कल जाके प्रैक्टिस सेटअप करोगे तो आपको वो भी आइडिया है कि क्लाइंट कैसे मिलता है या बात कैसे हो रही है। बिल्कुल। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो सीएस बन के कंपनी में ज्वाइन हुए। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मेरा एकदम बहुत अच्छा दोस्त है, सुधीर थिटे करके, कंपनी सेक्रेटरी है। सुधीर थिटे, राइट। Yeah, so he joined as a company secretary in one of the multinational firm. Today he is product head of one fintech product. क्या बात है, ओके। मतलब जिसका और सीएस का कोई संबंध ही नहीं है, but then he went into employment and grabbed those opportunities because you are connected to the board. तो आपको बहुत अच्छी opportunities भी मिलती है। तो you'll have to balance it. And आपको खुद को देखना है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आए जो आपको कंफर्टेबल है, ले लो और ट्रेनिंग कंप्लीट करो दिल से। क्या बात है सर। अभी हम रोज पढ़ते रहते हैं, मुझे लगता है हर हफ्ते मालूम पड़ता है कि नए नए वी आर गेटिंग रिकॉग्निशंस। तो इसमें आपका कुछ बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीएस मतलब कंपनी लॉ, हालांकि ये बहुत हद तक तो माइंड से निकल गया है कि हाँ कंपनी लॉ तो एक इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत एरिया में काम है। फिर भी आपके हिसाब से कहाँ, जैसे आप ESG कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और आप बहुत जगह पीयर रिव्यू वगैरह कमेटी में भी है, तो आपका क्या मानना है कि कौन से नया एवेन्यूज बन रहे हैं
और आगे जाके आज शायद वो एरिया थोड़ा डाउटफुल होगा, पर आगे जाके इसमें बहुत ज्यादा बूम आने वाला है ये एरिया में, तो वो लोग कहाँ अपना करियर देख सकते हैं? सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट जो हम्म। आज के डेट में इट्स बूमिंग. हम्म, Number of IPOs which we have seen in last 2 years okay. would be equivalent to Total, number of IPOs हाँ, happened in last 30 years. in last 30 years. True. इस तरीके से कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा Grow है. और उसका एक सिंपल रीजन है, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि लोग अननेसेसरी उसको बबल बना रहे हैं, बट आप समझो कि आपके आजू बाजू में जो 10 लोग बैठे हैं उनसे आप पूछो कि आपका सिप कितना है, हर कोई बोलेगा मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 1000 कर रहा हूँ. ये पैसा सब जाके मार्केट में जा रहा है और ये आईपीओज में लग रहा है. तो शेयर मार्केट कोई भी सिप बंद नहीं कर रहा. मार्केट कम हो जाएगा तो भी सिप बंद नहीं कर रहा, ऊपर गया तो भी बंद नहीं कर रहा. तो इतना पैसा तो मार्केट में आने ही आना है और वो कहीं ना कहीं लगना ही लगना है. तो आप देखोगे तो नेक्स्ट 10 से 15 साल ये आईपीओ वाला मार्केट इज गोइंग टू बी एट इट्स पीक. अप ट्रेंड ही रहेगा पूरा. और एक आईपीओ में कम से कम 5 कंपनी सेक्रेटरी का भला हो जाता है. क्या बात है, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट वाला, एक प्रैक्टिस वाला, एक जो मर्चेंट बैंकर की तरफ से होता है, दूसरा होता है जो लीगल काउंसिल के तरफ से काम करता है, एक सिर्फ फाइलिंग करता है. तो अगर आपने ये पूरा अगर स्ट्रक्चर देखा तो एक आईपीओ में 5 लोगों का भला हो जाता है. क्या बात, मे भी कम ज्यादा उसका ये हो सकता है, बट तो ये आप सोचो कि इतने सारे आईपीओज, और हम तो बात कर रहे हैं कि कितने आईपीओज कंप्लीट हुए, जो पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में तो उससे 10 गुना है. तो एवरी थर्ड कंपनी विच इज डूइंग गुड इज थिंकिंग ऑफ एन आईपीओ. मतलब सेबी का नॉट नहीं भी मिला फिर भी पीसीएस का तो काम चल ही रहा है. पीसीएस का काम तो कंपलसरी है ना, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. आपको तो पीसीएस सर्टिफिकेट लगने ही वाला है, कैपिटल बिल्टअप आपको बनाने पड़ना ही वाला है, डिलिजेंस करना ही है. तो एंड में अप्रूव हो नहीं हो बट बैकग्राउंड वर्क तो करना ही है, उसके पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल मार्केट इज द बिगेस्ट एरिया आफ्टर कंपनी लॉ. कंपनी लॉ भी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया आज के डेट में कि उसमें भी एक उसमें भी कोई दूसरा प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा है. मतलब एक सेक्शन में भी एक्सपर्टीज लेके आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल, जैसे सीएसआर है, सीएसआर ले लो 130 लोग सीएसआर में, मतलब आई हैव सीन कंपनी सेक्रेटरीज नॉट डूइंग एनीथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग सीएसआर प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनीज, और उसके एम्प्लॉयमेंट वाले भी और प्रैक्टिस वाले भी, और उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका ड्राफ्टिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट ले लो, जो भी उसका इम्पैक्ट असेसमेंट. तो एक छोटी सी चीज आप पकड़ो तो कहीं के कहीं पहुंच सकते हो. लेबर लॉज है. आजकल मैंने देखा है कि कंपनी सेक्रेटरीज आर वर्किंग इन पॉश एरिया. पॉश एक सिंपल एक सेक्शन में नहीं हो तो एक डायरेक्टर रिपोर्ट छोटी, हाँ नहीं, और पॉश का एक्ट छोटा सा है, छोटा सा ही है, वही तो उसमें कंपनी सेक्रेटरीज आर डूइंग वेरी गुड. लेबर लॉज में लोग काम कर रहे हैं जहां पे बाकी प्रोफेशनल्स ने उस पे काम करना कम कर दिया, बट हमारे लोग अब वहां पे जाके एक्टिव होके लेबर लॉज में काम कर रहे हैं. जीएसटी में तो है ही है, विथ दिस एआई नाउ अकाउंटिंग में भी चले जाएंगे. और मुझे लगता है टैक्स ऑडिट अभी तो हमें नहीं मिला है, बट हो सकता है आगे जाके टैक्स ऑडिट का भी काम आ जाए. बिल्कुल. तो आर्बिट्रेशन है, ESG है. सो बीआरएसआर आपको लगता है कि सिर्फ टॉप 1000 कंपनीज को एप्लीकेबल है? मतलब वो आज है, धीरे धीरे जाके वो सबको एप्लीकेबल शुरू हुआ तो शायद 100 कंपनी थी पहले. बिल्कुल. फिर वो आज 1000 हो गई 1-2 साल में ही, जब तक ये सीएस बनेंगे. बिल्कुल. और उसमें और एक चीज है कि उसकी सप्लाई चेन, हाँ मेन वो है, उसको भी एप्लीकेबल है. तो आप उसको ये मत सोचो कि ईएसजी सिर्फ 1000 के लिए है, उसके सब सप्लायर्स के लिए भी है. और धीरे धीरे जाके जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपका ईएसजी रेटिंग से आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो लोग ईएसजी प्रोफेशनल ढूंढना चालू करेंगे. एंड देयर इज नोबडी अदर देन कंपनी सेक्रेटरी हु विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट ऑफ ईएसजी. सीएमए करिकुलम में टॉपिक ही होगा शायद, सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पे तो पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया है. तो बिल्कुल. आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, वैल्यूएशन, आईबीसी, मतलब जो इलेक्टिव पेपर है ना, मतलब मैं बच्चों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ. इलेक्टिव पेपर ऑफ योर प्रोफेशनल, every paper is one big area of, it's a big area. So कंपनी लॉ तो रूटीन हो गया, तो है, बट ये बाकी के सभी आपके लिए बहुत बड़े एरियाज है. उसमें से भी आपने किसी एक को भी चूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनसीएलटी में अपीयर नहीं करता हूँ. हाँ बिल्कुल सही बात. I have chosen not to do that. नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं, मैं नहीं कर सकता. निश पकड़ो और उस पे काम करो, एक्सपर्टीज लो. सही बात है. सो भले मैं कंपनी लॉ में काम करता हूँ बट मैं एनसीएलटी में अपीयर नहीं करता.
तो जबकि आपके लिए मतलब बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, या इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट मैं नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैंने चूज कर लिया मेरा, हाँ, सो मेरा ऑडिट एंड एश्योरेंस ये मेरा रोल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, कितनी सारे एरियाज है। मतलब आप जितना डीप जाओगे कंपनी लॉ में आपको 10 एरियाज मिल जाएंगे कम से कम, एंड 10 अलग एरियाज। इतने तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं दे रहा है, दे भी पा रहा है। नहीं, सही बात है। तो आई थिंक दिस इज द, और ये तो हम आज की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है फिर और 2 साल में अब एआई आया है तो एआई के ऊपर पक्का लॉ भी आएंगे। बिल्कुल एआई के लॉ आएंगे तो साइबर लॉ इंक्लूड होकर वो भी हमको काम करने मिलेगा ही। मैं राउंड द कॉर्नर डेटा प्राइवेसी लॉ आ रहा है, हाँ, उसका एक्ट पास हो गया, रूल्स होने बाकी है। अच्छा, जिस दिन पे रूल्स हो जाएंगे हाँ, तो आपको डेटा प्राइवेसी ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी पड़ने वाला है। क्या बात है। हु दैट पर्सन वुड बी, मे बी कंपनी सेक्रेटरी, या एक तो लॉयर होगा या तो हम कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी होगा। बिल्कुल। तो हमारा रोल जो अपब्रिंगिंग है, जो उनको पढ़ाया जाता है 5 साल में, मुझे लगता नहीं उनका वो डेटा प्राइवेसी पे एक्सपर्टीज हम लोग ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं। तो वही कह रहा हूं, being a company secretary compliance officer हाँ, in a company, रूटीन में you can become, you can take additional role of data privacy officer. So ऐसा छोटी छोटी चीजें जो ग्रैब करनी पड़ती है, हाँ, और कर सकते हैं। आजू बाजू में चेंज हो रही है, उस पर अगर ध्यान रखोगे तो आपको, आप खुद एक नया नया रिकॉग्निशन ढूंढ सकते हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि देयर इज वास्ट स्कोप। आप करो उतना काम कम है। मतलब 25 साल के बाद अगर मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ, करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से आवर प्रोफेशन इज, और डिमांड सप्लाई गैप तो रहेगा ही ना। मतलब सीएस बढ़ रहा है तो कंपनी भी बढ़ रही है, बढ़ ही रही है, वो गैप हमेशा रहेगा। मैं तो कंपनी हमारे पास रहेगी बहुत सारी। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, हाँ, वियतनाम में, राइट, हाँ। तो ओईसीडी प्रिंसिपल्स पे कुछ डिस्कशन था। तो तब मुझे पूछा गया कि इंडिया तो ज्यादा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कर नहीं रहा है, ऐसा मुझे पूछा गया कि इतना तो कुछ कर नहीं रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बताई कि जितनी कंपनीज आपके कंट्री में है उतनी कंपनीज हमारे एक साल में बढ़ रही है। तो आई गेव देम द नंबर्स 2021 में 1,66,000 कंपनीज गॉट इनकॉर्पोरेटेड। सो आई टोल्ड देम कि अगर इतनी कंपनी बढ़ती है तो 10 साल के बाद उसमें से अगर 5% भी आईपीओ में चली गई तो हमारा कैपिटल मार्केट कहाँ चले जाएगा। सो दे वर शॉक्ड एंड देन दे रियलाइज्ड कि हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो भी एक नया एरिया है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। आई थिंक यू आर आल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनीज। सो वो भी एक बड़ा एरिया है। बिल्कुल। यू कैन गाइड कंपनीज एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड यू कैन get good sitting fees, remuneration, everything, recognition, absolutely. So वो भी एक, मतलब ऐसे बहुत सारे एरियाज है आपको ढूंढने पड़ेंगे, बट आई थिंक वी आर इन, वी टॉक्ड अबाउट दिस लिस्टिंग वाला, तो स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक अलग चीज है। चल रही है। सेक्रेटरियल ऑडिट्स है, एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट्स है, इतने सारे रिकॉग्निशंस है, ईसॉप्स है। अब एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, उस पे भी खत्म बिल्कुल। टॉपिक सच में एरियाज बहुत बढ़ रहे हैं, और ये आज बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है किसी को भी ये सोचना चाहिए कि वी शुड गिव अप। मतलब आप एरिया पकड़ो और काम कर सकते हो, गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं है। साइनिंग की अथॉरिटी चाहिए आपको, वो है सीएस बनना, वो फटाफट से बनना चाहिए। और मुझे एक लास्ट, मतलब गिव अप पे हम बात कर रहे थे, तो गिव अप से सबसे बड़ा नुकसान आप किसका करते हो? खुद का ही ना, मतलब बाकी किसी का नुकसान नहीं है। और उनसे ज्यादा माँ बाप का, जिन्होंने उम्मीद, उनका वो बाहर जाके सबको बताते कि मेरा बेटा या मेरी सीएस होने वाला है। बिल्कुल, वो तो गिव अप करना तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो मेहनत कर ली, बराबर है। अब मेहनत करने के बाद आप उसको छोड़ देते हो। अगर मैं ये पॉडकास्ट हाफ में छोड़ दूं तो तुम भी उसको रिलीज नहीं करोगे, नहीं गाएगा। तो मुझे कुछ भी हो जाए ये तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो मैं अगर सीएस की कुर्सी में बैठ गया सीएस करने की, तो मैं तभी उठूंगा जब मेरा सीएस कंप्लीट होगा। तो यही करना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बात। बस फाइनली मुझे लगता है आखिरी में मोटिवेशन बच्चों को, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, और आई गेस हो सकता है कुछ लोग बाद में भी देखे, तो उनका रिजल्ट कभी और आएगा, लेकिन जब मोमेंट रिजल्ट आता है ना, बस वही एक है जो अपनी बात हो गई है, उसको वो फेलियर को कैसे ले, हार और जीत चलते रहती है, तो कैसे ले उसको, सो दैट वो फिर से बाउंस बैक करे और अपने ध्येय जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा करे। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि पास होना या फेल होना ये सिर्फ वो अटेम्प्ट तक लिमिटेड होता है। यू एज पर्सन नेवर फेल, यू एज पर्सन नेवर पास। आपको वो डिग्री मिल जाती है, मतलब आपको वो अथॉरिटी मिल जाती है टू वर्क, बट आप सीएस तभी बनते हो जब आप अच्छा काम करते हो। तो फेल्योर एंड सक्सेस, इसको आपने मतलब इजीली डाइजेस्ट कर लेना चाहिए।
हो सकता है सक्सेस डाइजेस्ट करने का आपको किसी ने बताया नहीं होगा, हाँ, बट सक्सेस भी डाइजेस्ट करना जरूरी है, ट्रू, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, देन यू टेक इट लाइटली एंड देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल। तो आपको सक्सेस एंड फेल्योर दोनों को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करना है, ठीक है, और वो आपका खुद का सक्सेस या खुद का फेल्योर नहीं मानना है। मैं पास हुआ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, मैं पास हुआ क्योंकि मैंने अच्छा लिखा, और मैं पास हुआ क्योंकि मेरी मेहनत काम आई। मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो लिखा नहीं अच्छा होगा, बराबर, लिखा होगा तो मैं समझा नहीं पाया होगा, मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम हो गया होगा। ये सोच के उसको इंप्रूव करना है। तो मुझे लगता है कि यू टेक इट एज इट कम्स। इंस्टीट्यूट को किसी को पास या फेल करने में खुशी या नाराजगी कुछ नहीं होती है। इट इज थर्ड पार्टी, इंस्टीट्यूट इज लाइक थर्ड पार्टी जो सिर्फ देख रही है कि इन्होंने पेपर लिखा, इन्होंने चेक किया, ये मार्क्स आए। पर आई गेस लास्ट में जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नरसिम्हा सर, उन्होंने बोला भी था कि बाय 47 वी नीड 2 लाख सीएस। बिल्कुल, तो हमको तो चाहिए सीएस, चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होगा कि बस पास करा देंगे किसी को। चाहिए इसका मतलब ये है कि आप डिजर्व करो, क्वालिटी, क्वालिटी दो, क्वालिटी मैटर्स। तो आई गेस आईसीएस से तो रेडी बैठी है पास करने के लिए ना, मतलब हमको ही बिल्कुल अपना थोड़ा लेवल अप करना होगा। बिल्कुल, और आई गेस बहुत जल्दी हम लोग सब मेंबर बन पाएंगे सब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका। मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहा होगा। आई गेस ये पॉडकास्ट बहुत लंबा भी हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली इन लोगों को एक अच्छा आउटकम मिलेगा। सब लोग मेहनत करें। नीचे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये, है ना। सर को जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें आपके लिए करते रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मोटिवेशन वहां से मिलता रहेगा। और मैं और सर हम दोनों देखना चाहेंगे आप लोगों के सामने वो एक सीएस का टैग मिले, तो बहुत जल्दी जल्दी सब लोग सीएस बने, है ना। और सब लोग अपने करियर में जो भी आपको इनसाइट्स आज मिली है उसको अप्लाई करें। अगर आपने थोड़ा भी टेक अवे लिया और सच में उसको अपने लाइफ में इंक्लूड किया ना, मुझे लगता है सच में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे और आपको एक अच्छा सीएस बनने में हेल्प मिलेगा। क्योंकि हमारा सबका मोटो यही है कि सीएस बने, लेकिन एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बने जो कि आपको गुड गवर्नेंस में हेल्प करे। तो थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए चैनल पे, क्योंकि ऐसे और पॉडकास्ट आते रहेंगे और आपको ऐसे और सारे इनसाइट्स मिलते रहेंगे प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू तुषार।